हम आपको यह बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी अब भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और उनका चुनाव प्रचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे देश में कोई भी दुर्घटना या विपदा विपक्षी पार्टियों के लिए राजनीति करने का एक मौका बन जाती है और आज भी हमारे देश में यही होता है। आज विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी सुबह सुबह 9 बजे दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंच गए, जहां उन्होंने उन लोगों के परिवारों से मुलाकात की जो एक सत्संग के दौरान मची भगदड़ में मारे गए थे। राहुल गांधी ने इस घटना के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनके प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उन्होंने उस नकली और ढोंगी बाबा के लिए एक शब्द भी नहीं कहा जिसके सत्संग में आए इन 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। राहुल जी, क्या कुछ बातचीत? सर राहुल जी परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था और गलतियाँ तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। हाथरस की घटना में जितने भी लोग मारे गए हैं वो तमाम लोग दलित समुदाय से थे और क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को दलितों के सबसे ज्यादा वोट मिले थे, इसलिए राहुल गांधी ने शायद ये भी सोचा होगा कि अगर वो हाथरस जाकर इन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे तो वो इस दलित वोट बैंक को और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी लगभग 20% है, बहुत बड़ी आबादी है। और ये जो आबादी है दलितों की, ये किसी भी चुनाव की जो दिशा है उसे मोड़ सकती है। लेकिन आज हम राहुल गांधी को 2 मुफ्त की सलाहें देना चाहते हैं। पहली सलाह यह है कि हाथरस के बाद अब राहुल गांधी को तमिलनाडु के कल्लाकुरिची भी जाना चाहिए, जहां 2 हफ्ते पहले 65 लोगों की नकली शराब पीने से मौत हो गई थी और ये सारे लोग भी इसी दलित समुदाय के थे। लेकिन राहुल गांधी ने इन 65 दलितों की मौत के बारे में एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला। इसलिए आज एक सलाह तो उनको यह रहेगी कि अब हाथरस के बाद उन्हें तमिलनाडु जाना चाहिए और जो लोग नकली शराब पीकर वहां पर मारे गए थे उनके परिवारों से भी मिलना चाहिए। और जो सलाह उन्होंने योगी आदित्यनाथ को दी है वैसी ही सलाह उन्हें डीएमके पार्टी को और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भी देनी चाहिए। और राहुल गांधी को हमारी दूसरी सलाह यह है कि अब राहुल गांधी भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और निष्पक्ष होकर कोई भी मुद्दा उठाना चाहिए। उनके लिए उत्तर प्रदेश के लोग और तमिलनाडु के लोग बराबर होने चाहिए और उन्हें कोई भी मुद्दा यह सोचकर नहीं उठाना चाहिए कि उस प्रदेश में विरोधी दल की सरकार है या फिर उनके सहयोगी दल की सरकार है या फिर उनकी अपनी पार्टी की सरकार है। इसलिए तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश के लोगों में यह भेदभाव जो उन्होंने किया यह ठीक नहीं है। अब उन्हें इसके बाद तमिलनाडु भी जरूर जाना चाहिए। असल में सच्चाई है कि हमारे देश के लोग आज भी एक ऐसे निष्पक्ष नेता का इंतजार कर रहे हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सही को सही और गलत को गलत
कह सके, इतनी हिम्मत दिखा सके और गलत काम होने पर अपनी खुद की सरकार और अपनी खुद की पार्टी की आलोचना कर सके। लेकिन अभी हमारे देश में ऐसा कोई नेता दिखाई नहीं देता और सारे नेता ये देखकर राजनीति करते हैं कि उन्हें फायदा कहां पर है, ये देखकर राजनीति करते हैं कि किस प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है और वहां जाने से या उसकी आलोचना करने से उन्हें चुनावों में कितना फायदा होगा या उनकी अपनी राजनीति में कितना फायदा होगा। इस समय भी एक बहुत बड़ी जगह ऐसी खाली है, एक वैक्यूम है हमारे देश की राजनीति में, एक ऐसे नेता के लिए जो निष्पक्ष हो और जो सही को सही कहे, गलत को गलत कहे। राहुल गांधी एक नई तरह की राजनीति कर रहे हैं और राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जब वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर न सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में सोचें बल्कि देश के बारे में सोचना भी शुरू करें, भारत के बारे में भी वैसे ही सोचना शुरू करें। अब हम आपको राहुल गांधी का एक और नया वीडियो दिखाते हैं जो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। कल राहुल गांधी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर नगर इलाके में एक लेबर चौक पर पहुंचे और यह वही लेबर चौक है जहां काम की तलाश में हर रोज सुबह सुबह सैकड़ों दिहाड़ी मजदूर आते हैं और इन्हीं दिहाड़ी मजदूरों से कल राहुल गांधी मिलने के लिए वहां पहुंचे, जहां उन्होंने इन मजदूरों से बातचीत भी की और उनके साथ यूट्यूब के लिए एक वीडियो भी उन्होंने बनाया। इस तरह के वीडियो राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान काफी डालते थे, आपने देखा भी होगा और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का यह चुनाव प्रचार अब भी खत्म नहीं हुआ है। इन वीडियोस के जरिए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक नई तरह की राजनीति शुरू की है जिसमें वो 24 घंटे अपने साथ एक कैमरा टीम रखते हैं और लगभग हर रोज वो कोई ना कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। देखिए, ये पुराने चुनाव से पहले कुछ पुराने वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने समाज के लगभग हर वर्ग के साथ, हर तबके के साथ जाकर उनसे वो मिलते हैं। कभी ट्रक ड्राइवर्स के पास जाते हैं, कभी कैंटीन में कहीं जाकर लोगों से मिलते हैं, कभी कुलियों के पास चले जाते हैं रेलवे स्टेशन पर और उसके बाद उनसे बातचीत करते हैं, किसानों के पास चले जाते हैं और फिर वो पूरा वीडियो वो सोशल मीडिया पर डालते हैं। और कई बार ऐसा लगता है आजकल कि राहुल गांधी अब नेता होने के साथ साथ एक यूट्यूबर भी बन गए हैं, जिन्हें रोज ये सोचना होता है कि आज मुझे क्या कंटेंट बनाना है, आज कहां मिलना है, आज कौन सा नया वीडियो डालना है। और बड़ी बात यह है कि आजकल कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी के इन वीडियोस का हर जगह विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं और हर जगह जाकर यह भी बताते हैं कि राहुल गांधी के इन वीडियोस पर कितने उन्हें व्यूज मिले और कितने लोगों ने इन व्यूज को देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियोस दिखाते हैं और पिछले 2 दिनों में प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकातें की हैं। कल उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के साथ उन्हें अपने घर बुलाकर मुलाकात की थी, वही टीम जो अब वर्ल्ड चैंपियन बनकर वर्ल्ड कप जीतकर आई है। सबसे पहले हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की भारतीय क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात के कुछ अंश दिखाते हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि आपने देश को उत्साह से भी और उत्सव से भर दिया। चाहल क्यों सीरियस है? हैं? मैंने सही पकड़ा है ना? हरियाणा का कोई भी व्यक्ति हो, वो हर हालत में खुश रहता है, वो हर चीज में खुशी ढूंढता है। रोहित, मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना चाहता हूँ। जमीन कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा कि ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है। जहां पर हमें वो विक्ट्री मिली, उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था। बस वो पिच मेरे लिए बहुत मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। परिवार से इमीडिएट क्या रिएक्शन आया होगा जब 75 में दबे रहते थे? तो अच्छी बात ये थी सर, यहाँ टाइम का डिफरेंस ज्यादा है तो परिवार से ज्यादा बात नहीं हुई। मेरी मम्मी ज्यादा टेंशन ले लेती है। इडली खा के जाते हो क्या मैदान में? नहीं 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 कभी भी सिचुएशन
टफ होती है तो मेरे को उस सिचुएशन में बॉलिंग करनी होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं टीम की मदद कर पाता हूँ। और लेकिन ये तो बड़ा तनाव रहता होगा यार, पराठे के बिना दिन निकलता नहीं। और नहीं सर, वेस्ट इंडीज में तो इडली पराठे कुछ भी नहीं मिल रहे थे जो मिल रहा था उससे ही काम चला रहे थे हम लोग। क्या ये भी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी कि जिसमें बाहर बॉल गया फिर से उसको दोबारा लेना, कैच करना? सूर्या ने तो 100 कितना कह रहा था, 150 160 ऐसे कैचेस पहले लिए हैं प्रैक्टिस में। हाँ? टोटल मतलब सर टूर्नामेंट के स्टार्ट से और पीछे आईपीएल से जब आ रहा था तब बहुत सारा ऐसा कैचेस पकड़ा था, तो बट पता नहीं था कि भगवान ऐसा मौका देगा ऐसे टाइम पे पकड़ने के लिए। कुलदीप, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम कैप्टन को नचा रहे हो? कैप्टन को मैंने नचाया। अरे सर वाह, भाई मैंने उनको बोला था कि ये करने के लिए, जब उन्होंने बोला कि कुछ करते नहीं तो मैंने इनको ही बताया कि ये कर सकते हैं। पर जैसे मैंने बताया था वैसा किया नहीं उन्होंने। शिकायत है। रोहित, आप हमेशा इतने सीरियस रहते हो। ये तो एक्चुअली लड़के ही बता सकते हैं। आपको ब्रिटेन में हुए आम चुनावों के नतीजों का सबसे सरल भाषा में एक विश्लेषण दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि इस बार ब्रिटेन में लेबर पार्टी 400 पार के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन उससे पहले आपको इन नतीजों की कुछ बड़ी बातों के बारे में बताते हैं। पहली बात, इन चुनावों में लेबर पार्टी जीत गई है और यह वही पार्टी है जिसके शासन में वर्ष 1947 में भारत को ब्रिटेन की गुलामी से आजादी मिली थी। यह वही लेबर पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। लेबर पार्टी को इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी जीत इस बार मिली है और उसने हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसे आप ब्रिटेन की संसद कह सकते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 में से 412 सीटों पर उन्होंने चुनाव जीता है। तो 412 सीट मतलब इस बार लेबर पार्टी ने 400 पार कर दिया है। भारत में तो नहीं हुआ, लेकिन ब्रिटेन में 400 पार हो गया। ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की आवश्यकता होती है और इस लिहाज से लेबर पार्टी को ब्रिटेन में एक प्रचंड बहुमत मिला है और अब वो 400 पार के साथ सरकार बनाएगी। बहुत ही मजबूत सरकार होगी, निर्णायक सरकार होगी। जैसे हमारे देश में मुख्य रूप से दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और उन्हीं के बीच लोकसभा का चुनाव अक्सर लड़ा जाता है। ठीक वैसे ही ब्रिटेन में भी दो बड़ी पार्टियां हैं, मुख्य पार्टियां, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, और इन्हीं के बीच जो है मुख्य तौर पर चुनाव लड़ा जाता है। कंजर्वेटिव पार्टी ऋषि सुनाक की पार्टी है और ऋषि सुनाक इस बार चुनाव हार गए हैं। यह वही पार्टी है जिसने वर्ष 1997 के बाद पहली बार अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव इस बार जीता है। उनकी जो सीटें हैं इस बार सबसे कम रही है। 1997 में कंजर्वेटिव पार्टी 165 सीटों पर चुनाव जीती थी और इस बार उसे 650 में से सिर्फ 121 सीट मिली है और पिछली बार के मुकाबले इस पार्टी को 244 सीटों का इस बार नुकसान हुआ है। सोचिए, 244 सीट का नुकसान इस पार्टी को हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ब्रिटेन की जनता है वो इस पार्टी से और अपनी सरकार से कितनी नाराज रही होगी। इस बार लेबर पार्टी को 33.8% वोट मिले हैं, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी को 23.7% वोट मिले हैं। इन दो बड़ी पार्टियों के वोट प्रतिशत देख लीजिए और दोनों पार्टियों के बीच लगभग 10% वोटों का अंतर है, 10 पॉइंट्स का। हालांकि अगर हम पिछली बार के वोट शेयर से तुलना करें तो लेबर पार्टी को पिछली बार से सिर्फ 1.7% ज्यादा वोट मिले हैं, सिर्फ 1.7%, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी का वोट शेयर पिछली बार से लगभग 20 पॉइंट कम हो गया है, 20% कम हुआ। इससे यह पता चलता है कि यह चुनाव लेबर पार्टी की सरकार को लाने के लिए नहीं, बल्कि कंजर्वेटिव पार्टी को हराने के लिए और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार को हटाने के लिए हो रहा था। क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के वोट तो पिछली बार से 20% कम हुए, लेकिन लेबर पार्टी के वोट सिर्फ 1.7% ही बढ़े हैं। और इसलिए आपके मन में भी यह सवाल होगा कि ये 18% वोट आखिर कहां चले गए।
तो इनमें से सबसे ज्यादा 14% वोट रिफॉर्म यूके नाम की एक पार्टी के पास गए हैं, और इस पार्टी को आप ब्रिटेन की बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी भी कह सकते हैं, जिसने वोट तो खूब काटे लेकिन यह पार्टी खुद 4 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई। रिफॉर्म यूके पार्टी ने 650 में से 630 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे सिर्फ 4 सीटें मिली और बाकी की 200 सीटों पर उसने जबरदस्त वोट काटे हैं। और पिछली बार इस पार्टी को 2% वोट मिले थे, जबकि इस बार इसे 14% वोट मिले हैं और इसका वोट प्रतिशत पहले के मुकाबले 2% से सीधे 14% चला गया है। और इसने मुख्यतः कंजर्वेटिव पार्टी के वोट काटे हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि ब्रिटेन के जो लोग कंजर्वेटिव पार्टी को सत्ता से हटाना चाहते थे, उन लोगों ने लेबर पार्टी को नहीं बल्कि इस रिफॉर्म यूके पार्टी को वोट दिया, और इस तरह इस पार्टी ने ब्रिटेन के चुनाव में वही काम किया जो भारत में कई बार मायावती की बहुजन समाज पार्टी करती है कि हो सकता है कि उससे सीटों की संख्या फिर भी कम मिले, लेकिन वो बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में सीटों पर वोट जरूर काट देती है। दूसरा, इन चुनावों में ऋषि सुनक की हार के 4 बड़े कारण हैं, और क्या कारण है मैं आपको बताता हूं, जिनमें पहला कारण है एंटी इनकम्बेंसी। ब्रिटेन में वर्ष 2010 से यानी पिछले 14 वर्षों से लगातार कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, जिसके कारण लोग इस पार्टी से अब बहुत थक चुके थे। वोटर इससे थक चुका था, नाराज था, और वो इस बार किसी भी कीमत पर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार को हटाकर लेबर पार्टी को मौका देना चाहता था। यानी ब्रिटेन के लोगों को बदलाव चाहिए था। 14 साल के बाद वो इस पार्टी से, इस सरकार से थक चुके थे। तो इसलिए एक बड़ी बात यह है कि 14 साल के बाद अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी देश का वोटर हो वो थकने लगता है और फिर वो बदलाव चाहता है, चाहे सरकार कैसा भी करे। दूसरा, ब्रेक्सिट और कोविड के कारण ब्रिटेन में कॉस्ट ऑफ लिविंग और महंगाई बहुत बढ़ गई थी, जिससे लोग बहुत परेशान थे, बहुत त्रस्त थे। इसी सरकार के दौरान पहले ब्रेक्सिट आया, जिसका कि बहुत बुरा आर्थिक असर पड़ा ब्रिटेन पर, और उसके बाद कोविड आया। कोविड की वजह से भी ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है वो बहुत त्रस्त हुई, बहुत खराब हो गई। लेकिन कोविड जाने के बाद भी ऋषि सुनक की सरकार और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार इकोनॉमी को वापस अपनी पटरी पर लाने के लिए कुछ खास नहीं कर पाई। महंगाई बढ़ती चली गई और लोग इससे त्रस्त हो गए, और वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, यानी रहने सहने का जो आपका जो खर्चा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा था। तीसरी बात, ऋषि सुनक की पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी है, और पार्टी के अंदर इतने मतभेद थे कि पिछले 14 वर्षों में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकारों के दौरान 5 प्रधानमंत्रियों को बदला गया था। तो सोचिए वो पार्टी अंदर से कितनी कमजोर हो चुकी थी, उसके अंदर इतने मतभेद थे, बार बार प्रधानमंत्रियों को बदला जाता था। और हार का चौथा कारण है ऋषि सुनक की अपनी छवि। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III से भी ज्यादा अमीर हैं, और उनके पास 6,915 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि ब्रिटेन के राजा के पास 6,513 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और ऋषि सुनक की जो छवि बनी वहां पर, वो एक ऐसे अमीर व्यक्ति की छवि बनी जिसकी वजह से आम आदमी उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाता था, और इस कारण ऋषि सुनक वहां पर बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो नहीं पाए। और उनकी अपनी पार्टी ने भी उन्हें बहुत ही मजबूरी में अपनी पार्टी का नेता बनाया था। बहुत ही मजबूरी में, जब उनके पास कोई और बचा नहीं, तब उन्होंने ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था। और यह भी बात बड़ी है कि ऋषि सुनक जो हैं वो भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते भी वहां का जो समाज है और वहां के जो लोग हैं वो ऋषि सुनक के साथ दिल से नहीं थे।